हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा क्या होता है और वैद्युत ऊष्मा क्या होता है। इसके फार्मूले को निकालेंगे और कैसे निकालेंगे ये सभी लोगों को आपको एकदम बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो आप लोग भाई कॉपी और कलम निकाल लीजिए, साथ साथ चीज़ों को समझते चलिए और साथ साथ नोट बनाते चलिए। तो बिना देर किए हम लोग समझते हैं वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो वैद्युत ऊर्जा को समझने के लिए भाई एक फिगर के माध्यम समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। जैसे मान लेते भाई ये हमारा कोई क्या है, चालक है। ये क्या है, चालक है। अब चालक को तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए हो। चालक क्या होता है, चालक वे होते हैं जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो ये कोई चालक है। जब चालक के सिरों को, किसको, सिरों को, जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, ये समझो बैटरी है, बैटरी से जोड़ देते हैं। जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक पर क्या उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर, मतलब वह वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित दिशा में, वह एक निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो जब गति करते हैं तो गति करते समय ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये चालक का जो धन आयन रहेगा उस धन आयन से बार बार टकराते रहते हैं, बार बार टकराते रहते हैं। जब बार बार टकराएंगे तो ये जो अपनी ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यह खोई हुई ऊर्जा ही क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत भारी भरकम डिफिनीशन हमने बता रहे हैं। भाई बहुत भारी भरकम डिफिनीशन नहीं है। जो चीज़ हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं उसी से एकदम रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर पीछे आपने अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग का सूत्र कैसे कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ों को अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से सीखे हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हमने आपको फिर से बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड पे यानी वाइट बोर्ड पे मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, आपको खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली है। जब चालक है, जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं, जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक पर क्या उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और यही गति क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो निश्चित दिशा में गति करते हुए धन आयनों से बार बार टकराकर बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। यही खोई हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। यही खोई हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो अभी तक हमने इसको केवल आपको सुनाया है, तो इसकी डिफिनीशन लिखने के लिए आपको फिगर थोड़ी बनाना है, बस मैंने समझाने के लिए फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब मैं चीज़ों को लिख दे रहा हूँ और आप चीज़ें साथ साथ हमारी लिखते चलें। फिर इसके बाद इसका जो फार्मूला होता है W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T, ये कैसे होता है फिर हम लोग उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग इसके परिभाषा को लिखते भाई, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी, यानी वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा मैंने 2 बार सुना भी दिया है आपको ना, 2 बार सुनने में आपको अच्छा लगा होगा। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे भाई, जब किसी चालक के सिरों को, मेरे साथ आप लोग डिफिनीशन लिखते रहेंगे भाई, जब किसी चालक के सिरों को, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र के कारण
चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के कारण एक निश्चित दिशा में वैद्युत क्षेत्र के कारण एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाते हैं ठीक ना। गति के दौरान ये मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन ना, गति के दौरान ये धन आयनों से बार बार टकराकर बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। यही खोई हुई ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो भाई डिफिनीशन लंबी नहीं है, ठीक ना, बस इसमें समझना है। कोई चालक है, उस चालक को क्या कर दिया गया है, बैटरी से जोड़ दिया गया है। जब बैटरी से जोड़ा जाएगा तो चालक पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के, वह एक निश्चित दिशा में गतिमान होंगे। जब निश्चित दिशा में गतिमान होंगे तो वह धन आयनों से क्या करेंगे, बार बार टकराएंगे। जब धन आयनों से बार बार टकराएंगे तो जो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा है उस ऊर्जा को खोते रहते हैं, और वही खोई हुई ऊर्जा उस चालक की क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यही चीज़ हमने आपकी डिफिनीशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद देखेंगे भाई हम लोग वैद्युत ऊर्जा को किससे लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, फिर जाके हम लोग इसके फार्मूले पे आते हैं। तो पहले वैद्युत ऊर्जा को हम लोग लिखते किससे हैं, तो वैद्युत ऊर्जा है भाई, वैद्युत ऊर्जा को हम लोग किससे लिखेंगे, W से ना। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसको, वैद्युत ऊर्जा को, ठीक ना। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से। इसका मात्रक क्या होता है, अब हम लोग मात्रक भाई शुरू से एक भौतिक राशि का मात्रक हम लोग कई पद्धतियों में देखते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे कई पद्धतियों में देख लेते भाई, यानी 2 पद्धतियों में ना। तो वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होगा जूल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये जूल किस पद्धति में होगा, ये एमकेएस में होगा। जूल किस पद्धति में, एमकेएस में। और क्या हो जाएगा, अर्ग किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी पद्धति में मात्रक नहीं होता है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी पद्धति में वैद्युत ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, इसको हम लोग देख लेते भाई। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हालांकि ये सब चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे भी होंगे, लेकिन आ रही है बात तो लिख दिया जा रहा है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा कैसी राशि है, इसको लिख लेते भाई। यह कैसी भाई ऊर्जा हो, ठीक है, जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, सब ऊर्जाएं कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। तो वैद्युत ऊर्जा कैसी राशि है, यह अदिश राशि ना, यानी यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है, कौन, वैद्युत ऊर्जा, यह अदिश राशि है। इसका ये तो मात्रक हो गया। बीमा देख लेते हैं, बीमा क्या हो जाएगा भाई। तो वैद्युत ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा का जो बीमा होता है वह mL2T-2 होता है। ठीक है, mL2T-2 होता है। तो ये सब चीज़ रहा भाई वैद्युत ऊर्जा के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे, जो भी हमने बताया W बराबर VIT, W बराबर I²RT, W बराबर V²/R × T। ये फार्मूला कैसे निकालते हैं और कैसे कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। पहले आप लोग भाई इतनी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए।
उम्मीद है भाई सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका क्या वही सूत्र के हम लोग सूत्र को कैसे निकालेंगे। ठीक ना, वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है उस सूत्र को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई बढ़िया समझिए। तो आप लोग वैद्युत विभव पढ़े होंगे ना, वैद्युत विभव सब लोग पढ़े हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो यानी वैद्युत विभव वाली जो परिभाषा है, वैद्युत विभव वाली जो परिभाषा है जो हमने बहुत पहले सीखा हुआ है ना वैद्युत विभव, तो उस वैद्युत विभव की परिभाषा में हमने क्या सीखा है भाई कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है कि नहीं। वैद्युत विभव परिभाषा क्या है, किसी आवेश को यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो V बराबर क्या हो गया, W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से W बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V/Q। W बराबर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/Q। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, W बराबर V/Q। ठीक है, अब क्यों वैद्युत धारा की परिभाषा से इसको गुलिया सकते हैं। वैद्युत धारा की परिभाषा से, वैद्युत धारा की परिभाषा से, वैद्युत धारा की परिभाषा से, वैद्युत धारा की परिभाषा से हम लोग पढ़े भाई क्या, I बराबर क्या होता है, Q/T। यही पढ़े ना, I बराबर Q/T। तो यहाँ पे हमें Q दिख रहा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T। Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T। अब यही Q का मनवा उठा करके यहाँ पे ला के रख दें। यही Q का मनवा जब यहाँ पे ला के रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, W बराबर V और Q की जगह पे IT। तो हमारा फार्मूला हो गया W बराबर VIT। W बराबर क्या मिल गया, VIT। जो अभी हम जिक्र कर रहे थे W बराबर VIT, तो ये वाला हमारा फार्मूला हो गया W बराबर VIT। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको V दिख रहा है और ये I दिख रहा है, एक बार V को चेंज करेंगे तो नया फार्मूला बनेगा, एक बार I को चेंज करेंगे तो हमारा एक और नया फार्मूला बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग बारी बारी से चेंज करते हैं, एक बार V को चेंज करेंगे और एक बार I को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे ये आप लोग बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं ना, इसी चैप्टर में हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं कि कोई चालक हो, अगर उस चालक की भौतिक अवस्था में कौनो परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कोई चालक है, उस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सब भी चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। मैं बार बार इसलिए आपको सुनाता रहता हूँ ताकि अगर वहाँ पे आपको कम याद है तो अगर याद भी है तो एक बार फिर अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए, है ना। तो ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं। तो ओम के नियम में V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम में V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हम लोग V की जगह पे IR लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W बराबर V की जगह पे IR और अगमा का है IT है, आगे क्या हमारा IT है। तो W बराबर हमारा क्या मिल गया, I गुणे I स्क्वायर RT। तो W बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, पहला फार्मूला कौन सा हुआ, W बराबर VIT। दूसरा फार्मूला कौन सा हुआ, I स्क्वायर RT। अब तीसरा फार्मूला हम लोग I को चेंज कर दें, I को चेंज करेंगे तो तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। अब I को चेंज करने के लिए कोई अलग से फार्मूला लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से फार्मूला हमको लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, जो हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं V बराबर IR, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। यही ना, I बराबर V/R। अब यही I का मनवा जब यहाँ पे रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, V अपनी जगह पे, I की जगह पे V/R और अगमा का है T है, अगमा क्या है, T है। तो W बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ऊपर में देखो भाई V स्क्वायर हो गया, V स्क्वायर बटा R इंटू T, V स्क्वायर बटा R इंटू T। ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना है कि ठीक मैं तीनों फार्मूले को एक जगह लिख दे रहा हूँ कि W बराबर VIT। और अच्छी बात ये दोस्तों हम लोग इसको क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 10th में वैद्युत ऊर्जा को पढ़े हैं कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है और इसका फार्मूला।
ठीक है, क्लास 10th में ये बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका कम है, लेकिन फिर भी इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए हमको ये चीज़ याद रखना है कि W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T। ये फार्मूला याद रहेगा ना, इसको तीनों फार्मूले को एक जगह पे लिख करके याद कर डालें। W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T। ठीक है, तो ये रहा आपका वैद्युत ऊर्जा। ये क्या रहा आपका वैद्युत ऊर्जा। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत ऊष्मा क्या होता है। तो पहले आप लोग भाई यहाँ तक नोट करें, फिर हम लोग समझते हैं कि वैद्युत ऊष्मा क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है भाई सब लोग नोट वोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं ना, हाँ सर मिटाइए, हम लोग का नोट हो गया है। ठीक है, सब लोग बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपका खुला है, उस कमेंट बॉक्स में उस बात को मेंशन करें। अब हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत ऊष्मा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीट क्या होता है, वैद्युत ऊष्मा क्या होता है ना। वैद्युत ऊष्मा, वैद्युत ऊष्मा, तो अब की बार मैं वैद्युत ऊष्मा की परिभाषा नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल हीट, ये वैद्युत ऊष्मा और वैद्युत ऊर्जा दोनों की परिभाषा एकदम एक जैसी है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत ऊष्मा दोनों की परिभाषा एकदम एक जैसी है। जैसे आप लोगों ने वैद्युत ऊर्जा वाली परिभाषा में लिखा होगा कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के कारण एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। गति करते समय वे धन आयनों से, यानी ये चाहे वे जो भी हो, ये धन आयनों से बार बार टकराकर बैटरी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। यही खोई हुई ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। यही खोई हुई ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब की बार वाई डिफिनीशन में पूरा शुरू से आखिरी तक एकदम लगभग वही होने वाला है। मैं डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि हाँ कहाँ पे चेंजिंग है, बस वहीं पे चेंजिंग कर लेना, बाकी एकदम फोटो स्टेट कर देना। ठीक है, बाकी एकदम टू कॉपी है। देखो कैसे मैं अब ये वैद्युत ऊष्मा की परिभाषा बोल रहा हूँ, देखना भाई। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के कारण एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। गति करते समय ये धन आयनों से बार बार टकराकर अपनी ऊर्जा बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। ठीक है, बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को, या तो फिर ऐसे लो भाई, बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में, बैटरी से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, धन आयनों से बार बार टकराकर, ठीक है, धन आयनों से बार बार टकराकर बैटरी से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यही ऊर्जा यानी जो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हुई है, यही ऊर्जा वैद्युत ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो कहाँ पे चेंजिंग मिला आपको कि जो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा थी, यहाँ पे क्या हुआ, बैटरी से प्राप्त ऊर्जा वैद्युत ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो गई। और उसमें क्या था, बैटरी से प्राप्त ऊर्जा ही क्या कहलाता था, यानी जो खोई हुई ऊर्जा था, जो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा था, वही वैद्युत ऊर्जा कहलाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बैटरी से प्राप्त जो ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यही वही क्या कहलाता था, यही क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊष्मा कहलाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊष्मा कहलाएगा। तो वैद्युत ऊष्मा तो आपने समझ गया ना। इसकी डिफिनेशन को लिख सकते हैं एकदम अपने तरीके से कि वैद्युत ऊष्मा क्या है। तो जिस तरीके से वैद्युत ऊर्जा को हम लोग W से लिखते हैं, उसी तरीके से वैद्युत ऊष्मा को हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं। हीट है ना, H फॉर हीट, तो इसे यानी वैद्युत ऊष्मा को इसे कैपिटल H से लिखते हैं, इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ऐसे दोस्तों आप लोग जानते हो भाई, वैद्युत ऊष्मा जो है वैद्युत ऊर्जा का एक रूप है कि नहीं। वैद्युत ऊष्मा वैद्युत ऊर्जा का क्या है, एक रूप है ना। अच्छा भाई, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग एक कन्वर्जन होता है भाई, आप लोग को पता होगा, सिंस 4.2 कैलोरी बराबर किसके होता है, 1 जूल का होता है। यानी 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1 जूल बराबर होता है 4.2 कैलोरी ना, सही ना। 4.2 कैलोरी बराबर किसके होता है,
1 जूल को होता है ना 4.2 जूल, उल्टा मैं बोल रहा हूँ यार, ठीक है, मुझे भी लग रहा है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ ना। 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी ना। 4.2 कैलोरी, जो 4.2 कैलोरी होता है, 4.2 कैलोरी बराबर किसके होता है? 1 जूल को होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कैलोरी बड़ा होता है कि जूल, कैलोरी बड़ा होता है कि जूल, तो क्या जवाब देंगे भाई? कैलोरी बड़ा होता है। 1 जूल जो है, 1 जूल जो है वह क्या है कि 4.2 कैलोरी के बराबर है। 4.2 कैलोरी मिलता है तब जाकर के 1 जूल बनता है, सही ना। 4.2 कैलोरी बराबर 4, उल्टा लिख दिया क्या यार? फिर मैं देखो उल्टा लिख दिया यार। 4.2 जूल, 4.2 जूल बराबर क्या हुआ? 1 कैलोरी, ठीक है। अब जाके सही हुआ, तभी मैं कहा यार कैलोरी कैसे यहाँ पे छोटा आ रहा है, ठीक है। अब देखो 1 कैलोरी यानी 1 कैलोरी यानी एक आदमी, 4.2 यानी 5 लो 4, यानी यहाँ का 4 आदमी मिलेगा तब जाके यहाँ के 1 आदमी के बराबर होगा। समझ सकते हो ना, यहाँ पर 4 आदमी मिलेगा तब जाके यहाँ पे 1 आदमी के बराबर होगा। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? कैलोरी। कैलोरी क्या है भाई? बड़ा है, और जूल क्या है? छोटा है। अगर कोई पूछा आपसे कि कैलोरी बड़ा है कि जूल, तो क्या जवाब दोगे? कैलोरी जो है बड़ा है और जूल क्या है? छोटा है। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? अब बताओ भाई, 4.2 जूल इतने कैलोरी के, तो 1 जूल 4.2 से भाग हो जाएगा। 4.2 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 1/4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब ये चीज़ मैं क्यों बताया हूँ, ये चीज़ क्यों बताया हूँ? अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, W बराबर VIT I² RT बराबर एच V² बटा R इंटू टी, वो जो हमने फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला अब एच के रूप में हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो भाई, आपने देखा भाई, एक ये जूल है, ये 1 जूल इतने कैलोरी के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूँ जो अभी हमने फार्मूला निकाला था, एक W बराबर V इंटू क्यू निकाले थे कि नहीं भाई? वैद्युत की परिभाषा से V बराबर W बाई क्यू, तो W बराबर V इंटू क्यू आया था ना। W बराबर V इंटू क्यू, तो V क्यू, ये अगर W है तो W का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। W का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो ये V क्यू जूल है, तो V क्यू जूल में, अगर बताओ भाई 1 जूल में इतना कैलोरी, तो 5 जूल में 5 गुणे इतना कैलोरी, यही ना। तो V क्यू जूल में, तो V क्यू गुणे 1/4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। इसी को लिख सकते हैं V क्यू बटा 4.2 कैलोरी। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? एकदम लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हमारा यच है, यच बराबर लिख सकते हैं W बटा 4.2, और ये जो जूल था W, वह किस में बदल गया? कैलोरी में बदल गया। जो हमारा जो हमारा W जूल में था, जो हमारा W जूल में था, जब हम उसमें 4.2 से भाग दे देंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब W वाला वही फार्मूला लिख दो, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? W की जगह पे VIT, अब निचवा लगा दो 4.2, ये किस में हो गया? कैलोरी में। बराबर लगा दें VIT, और उसके बाद क्या था फार्मूला? I² बटा 4.2 लगा देंगे, किस में हो जाएगा? ये कैलोरी में हो जाएगा। एक और फार्मूला था V² बटा R था ना, 4.2 हमने लगा दिया R इंटू टी। ये सब जो जूल में था, 4.2 से भाग देने पर, 4.2 से भाग देने पर किस में कन्वर्ट हो गया? कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। जो जूल में था वह किस में कन्वर्ट हो गया? कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। कब? जब हमने W में 4.2 से भाग दे दिया, जब हमने W में 4.2 से भाग दे दिया, ठीक ना। तो ये फार्मूला हो गया आपका वैद्युत ऊष्मा का। वैद्युत ऊष्मा की पहले परिभाषा लिखना है, फिर इसे यच से प्रदर्शित करते हैं, फिर ये आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए कि 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो वहाँ से V क्यू जूल हमने निकाल करके यच का फार्मूला निकाल दिया, यच का हमने यहाँ से फार्मूला निकाल दिया। तो यहाँ पे भाई एक आपका नियम है, उसे बोलते भाई जूल का नियम, ठीक ना। एक नियम होता है, उसे बोलते हैं जूल का नियम। अब ये जूल का नियम क्या है, इसको हम लोग इसी लगे हाथ इसको भी सफाया कर देते हैं। देखिए भाई, जूल का नियम क्या होता है, पहले ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए भाई, उम्मीद है भाई सब लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक ना।
अब हम लोग समझ लेते हैं जूल का नियम क्या है। ठीक है, जूल का नियम बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जूल का नियम देखो भाई, यहाँ पे एच बराबर आपने फार्मूला देखा ना, एच बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2। ठीक है भाई, यहाँ पे एच था ना, एच बराबर एच था, यानी कहने का मतलब है कि ये फार्मूला एच के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस, पहले हेडिंग तो डाल दे भाई, जूल का नियम। ठीक ना, जूल का नियम, JOULES, जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ, जूल का नियम। तो जूल का नियम क्या हो जाएगा, सिंस हम लोग जानते हैं क्या कि एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2, और ये किस में होगा, कैलोरी में होगा, है कि नहीं भाई। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2, ये किस में हो जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये कैलोरी में हो जाएगा। अब भाई अगर कोई चालक है, ठीक ना, कोई एक ही चालक है, तो उस चालक के लिए आर का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी का मान अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो हमारा एच बराबर क्या हो गया भाई, एच प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं आई स्क्वायर, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, 4.2 नंबर है ही है, तो हमारा कह सकते हैं एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब यही एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ही क्या कहलाता है, जूल का नियम कहलाता है। यही एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ही क्या कहलाता है, जूल का नियम कहलाता है। तो पहले आपको क्या लिखना है, सिंस एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी, तो एक ही चालक के लिए आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 4.2 ये नंबर आपको दिख ही रहा है। तो एच प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, एच प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। अब इसको अपने शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। एच क्या है, ऊष्मा है, एच क्या है, ये ऊष्मा है, आई क्या है, उस चालक में बहने वाली धारा है, इसको क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती बोलेंगे। अतः किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस बात को लिख दें, अतः किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, अतः किसी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, चालक में बहने वाली धारा के, चालक में बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यही भाई, यही क्या है, यही जूल का नियम है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे जूल का नियम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर देखिए भाई, अगर हम लोग आई को अगर हम लोग दोगुना कर दें, तो हमारा एच क्या हो जाएगा, आई को अगर हम दोगुना कर दें तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर हम लोग आई को 3 गुना कर दें, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि H1 प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर तथा H2 प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर, अगर हम दोनों का रेशियो निकाल दें, H1 बटा H2 बराबर I1 स्क्वायर बटा I2 स्क्वायर। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल आएगा, तो जब न्यूमेरिकल की सीरीज लगेगी तो उस वाली सीरीज में हम लोग इन सब पर आधारित काफ़ी न्यूमेरिकलों को लगाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दोस्तों क्या क्या सीखा कि पहले हमने चीज़ सीखा कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, फिर हमने सीखा वैद्युत ऊष्मा क्या होता है, फिर हमने देखा कि जूल का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर, और मुझे उम्मीद है भाई आप सभी लोगों को वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊष्मा और जूल का नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं
अगली क्लास में ऐसे ही जोरदार टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप सभी लोग ऐसे ही बने रहें, ठीक है। तब तक मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।